स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बताएंगे, उसके लिए भी रेडी रहिएगा, बुक से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सबसे पहला बात, इंडिया में टोटल कितने ब्रीड हैं कैटल्स के? कैटल मतलब काऊ का। क्या बोला, आवाज कट गया। टोटल ब्रीड ऑफ कैटल कितना? 26 ब्रीड है। कितना ब्रीड है? 26 ब्रीड। और साइंटिफिकली क्या बोलते हैं इंडियन काऊ को? क्या बोल रहे हो? काऊ का इंडिया में 26 ब्रीड पाया जाता है, जिसमें से इंडियन वाले को जो है उसको बोलते हैं बॉस इंडिकस, जो इंडियन है। ठीक है। और उसी तरह अगर हम बफेलो का बात करें, तो बफेलो का टोटल 7 ब्रीड है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा फेमस ब्रीड है बफेलो का, उसका नाम है मुर्रा। मुर्रा, द मोस्ट डिमांडिंग ब्रीड ऑफ बफेलो इन इंडिया। ठीक है। और बफेलो का साइंटिफिक नेम, काऊ का तो बता दिया, बॉस इंडिकस। बफेलो का सुनो, ब्यूबेलस ब्यूबेलस ब्यूबेलस। उसके बाद भी ब्यूबेलस ही बोल सकते हो, या एक और रहता है ब्यूबेलिस, ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। ठीक है। ये बफेलो है। बफेलो का कितना ब्रीड? बोलो बोलो बोलो। 7 ब्रीड। मोस्ट डिमांडिंग इज मुर्रा। काऊ का बात करें, टोटल कितना ब्रीड? 26, जिसमें से इंडियन काऊ का नाम क्या है? बॉस इंडिकस। ठीक है। चलिए, अच्छा, काऊ सब लोग, काऊ या बफेलो में से कोई एक कैटल तो ऑलमोस्ट गांव में सब घर में होता है नहीं? किसी के पास है? मेरे घर में नहीं है ना। कोई नहीं, ना गाय ना भैंस। नहीं तो शायद नहीं। अगल बगल तो होगा। हाँ शायद। गांव में तो होना ही है, गांव में लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो नोटिस करोगे सब घर में तो काऊ ही होता है। कभी कोई किसी को बुल पालते हुए देखा? बुल मतलब बैल? बैल, हाँ। नहीं, जाहिर सा बात है, बैल सिर्फ खाएगा, दूध तो दूहेगा नहीं, मतलब दूध तो देगा नहीं। दूसरी बात, आजकल, हाँ आ रहा, तुम्हारा आवाज आ रहा है। आजकल क्या है? साइंटिफिक नेम है काऊ का। आजकल हम लोग लिखना है ये सब? हाँ 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 बिल्कुल लिखना है। आजकल हम लोग ट्रैक्टर्स यूज करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि किसान खेत में यूज कर रहा है बैल का, तो बैल अक्सर हम लोग यूज नहीं कर रहे होते, हमारे लिए एकदम बेकार हो जाता है। लेकिन आखिर अगर मुझे ब्रीडिंग कराना है तो काऊ के साथ एक बुल तो चाहिए होगा ना, बिना स्पर्म के काऊ का पूरा एक बेकार है। और जब तक ब्रीडिंग पीरियड नहीं चलेगा किसी काऊ का, तब तक वो मिल्क यील्ड भी नहीं करेगी। एक बात जान लो, काऊ साल भर मिल्क नहीं देती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने गाय खरीद ली तो साल भर हमको दूध मिलता रहेगा, तो यू आर अ फूल। हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी मैमल मिल्क किसके लिए प्रोड्यूस करता है? बताओ। अपने बच्चे के लिए। मतलब ब्रीडिंग पीरियड में ही कोई भी मैमल मिल्क यील्ड करेगा, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना। ह्यूमन में भी जो फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन होता है, ये हमेशा थोड़ा ना होता है। कब होता है? जब बेबी बर्थ ले लेता है तब। तो उसी तरह बाकी एनिमल्स में भी होता है कि बर्थ के बाद ही मिल्क प्रोडक्शन शुरू होता है, ऐसा ही काऊ में भी होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आपको काऊ का ब्रीड डेवलप करना है, आप क्या कीजिएगा? हम सबसे पहले बोलेंगे भाई एक ऐसा काऊ का ब्रीड हम डेवलप करें जिसका गेस्टेशन पीरियड बहुत छोटा हो, मतलब 2 से 3 महीना, 1 महीना में ही बच्चे को जन्म दे दे, 2 महीने में ही बच्चे को जन्म दे दे। तो उससे क्या होगा, क्योंकि जब तक गेस्टेशन पीरियड होगा तब तक मिल्क यील्डिंग नहीं होगा। प्रेग्नेंट फीमेल, ह्यूमन में तो सब लोग नोटिस किया होगा, प्रेग्नेंट फीमेल मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो उसी तरह काउज, बफेलोज या बाकी कैटल्स में भी होता है। जब तक वो कैटल प्रेग्नेंट होगा या होगी, होगा तो नहीं होगी, तब तक मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा। जब बछड़े का जन्म हो जाएगा उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन शुरू होता है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, मान लो अभी किसी काऊ में
9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड हो जाए तो साल में 9 महीना तो दूध नहीं देगी वो, तो बुद्धू बन गया, है ना। तो मेरा पहला टारगेट ये होता है कि गेस्टेशन पीरियड बहुत ही छोटा हो, बहुत छोटा गेस्टेशन पीरियड हो। छोटा गेस्टेशन पीरियड होगा तो बहुत जल्दी बछड़े को जन्म देगी गाय, बहुत जल्दी बछड़े को जन्म देगी तो बहुत जल्दी हमको दूध मिलेगा, एक बात। दूसरा बात, हम कोशिश करेंगे ये जो गाय है वो साल में 2 बार बछड़े को जन्म दे। तो 2 बार मान लो 1 महीना में या 2 महीने में बछड़े को जन्म दे दी, गेस्टेशन पीरियड के बाद बछड़े को जन्म दे दी, अगला 4 महीना हमको दूध मिला, फिर से हीट पीरियड चालू हुआ, ईस्ट्रस साइकिल, काऊ फिर से प्रेग्नेंट हुई, 2 महीने के बाद फिर से बछड़े को जन्म दी, फिर हमको 4 महीना दूध मिला। मतलब ये मेरा प्राइमरी एम होगा कि गेस्टेशन पीरियड कम से कम हो और जितना ज्यादा साइकिल हो सके ईस्ट्रस साइकिल का, एक साल में हीट पीरियड जितना बार हो जाए उतना बार हमको दूध मिलेगा। ठीक है, तो 2 मेरा टारगेट होता है। तीसरा मेरा जो मेन गेस्टेशन है, पीरियड को कम कर सकते हैं। बिल्कुल हाइब्रिड वैरायटी तैयार करके। अभी तुम खुद सोचो कि डॉग्स का इतना सारा ब्रीड है, कुछ डॉग 1 महीने में बच्चे को जन्म दे देता है, कुछ 2 महीने में, कुछ 15 दिन में, कुछ 20 दिन में, कुछ 3 वीक, कोई 4 वीक, कोई 5 वीक, कितना है? होता है, बिल्कुल होता है। एनिमल में इतना जल्दी कैसे हो जाता है? क्या? एनिमल में थोड़ा जोर से बोलो, तुम्हारा आवाज बहुत धीरे आ रहा है। एनिमल में इतना जल्दी कैसे हो जाता है? ऐसा नहीं है, सबसे लंबा गेस्टेशन पीरियड एलिफेंट का होता है, 2 साल। ओह माय, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ ये भी आएगा, इंतजार करो। तो ऐसा तो नहीं है एनिमल में। बेबी डेवलप हो जाता है गेस्टेशन पीरियड अगर कम कर दिए तो? हाँ, तो वेल मेरा डेवलप। गेस्टेशन पीरियड कम किए इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हम बच्चे को डेवलप होने का टाइम घटा दिए। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बच्चा अनडेवलप्ड है, हम पहले ही बेबी बर्थ ले लिया था, तो फिर कंगारू वाला हालत हो जाएगा, ये नहीं करते। बच्चे का कंगारू में क्या डेवलपमेंटल होता है? पीरियड को घटा देते हैं। ठीक है, कंगारू में क्या वही ना, होता है? तो कम कर कंगारू में देते हैं तो। अनडेवलप्ड बच्चा बाहर आता है और उसके बाद फीमेल उसको अपने पाउच पाउच में जो रहती है। हाँ, अनडेवलप्ड बेबी कंगारू होता है, कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है। काऊ में पाउच नहीं होता। काऊ में क्या, किसी और में पाउच नहीं होता। ठीक है, आगे देखो। पर भी होता नहीं रहता। तो सीधा सा मेरा मेन एम ये है कि हमें हर जगह, जो भी लोग गाय पालते हैं, बैल नहीं पालते, तो आखिर काऊ प्रेग्नेंट कैसे होती है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। हम आर्टिफिशियली किसी सुपीरियर ब्रीड के बुल का सीमेन या स्पर्म को कैरी करते हैं और वेटनरी डॉक्टर के हेल्प से हम उसको काऊ के वेजाइना तक, या सिंपली बोले तो यूट्रस तक पहुंचा देते हैं। तो जब सिंपल पहुंचा दे यूट्रस तक, तो स्पर्म पहुंच ही चुका है, एक वहां पॉलिस है, तो फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा बेबी का। समझ गए बात? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ऐसे समझ में आया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? बिना किसी नेचुरल मेटिंग के हम अगर स्पर्म को फीमेल बॉडी में पहुंचा दिए आर्टिफिशियली, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ये कॉपी के ऊपर में लिखेगा जो अभी लिख रहे हैं, IVRI, पूरा नाम इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बुक में नहीं लिखवा रहे हैं? इससे पहले वाला नहीं लिखे थे। बफेलो का एक ब्रीड का नाम बताएं थे। मुर्रा, क्या चीज था? मुर्रा, मुर्रा, MURRA। यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इस रिकॉर्डिंग में से लिखना होगा, यहाँ वापस नहीं हो रहा है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नॉर्मली यही पाया जाता है, मुर्रा। क्या? इंडिया में नॉर्मली मुर्रा ही पाया जाता है। नॉर्मली मुर्रा नहीं पाया जाता, सबसे ज्यादा डिमांडिंग मुर्रा है, मतलब सबसे ज्यादा उसी को इंडिया में लोग पालने का कोशिश करते हैं, खोजते हैं। ठीक है, और पता ये कहाँ है, ये ज्यादा पूछता है, पूरा नाम नहीं पूछता, कहाँ पे लोकेटेड है ये ज्यादा पूछता है, कि वेयर इज IVRI लोकेटेड। तो माइंड इट, IVRI इज लोकेटेड इन यूपी। पूरा नाम जगह का है इज्जत नगर। इज्जत नगर जगह का नाम है, ये यूपी में। IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और खास बात यह है कि पहला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यहीं पे हुआ था।
फर्स्ट आर्टिफिशियल insemination occurred here। देखो अभी हम जो लिखवाएंगे इसके बाद हम ये चाहेंगे कि तुम लोग कॉपी में लिखो। ऐसे तो हर एक लाइन बुक में दिया हुआ है, एक भी लाइन बुक के अलावा नहीं है, एक भी लाइन, बट फिर भी हम चाहेंगे कि तुम कॉपी में लिखो, क्योंकि थोड़ा साफ साफ हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बहुत आएगा। अभी जो तुमको लिखवाने वाले हैं हर साल इससे एक ना एक क्वेश्चन होता ही है, कोई साल स्किप नहीं कर पाया है आज तक, एक ना एक क्वेश्चन जरूर होता है। सिर्फ अभी अगला जो 20 मिनट में लिखवाएंगे उससे। इतना बड़ा लिखवाइएगा, क्या? इतना ज्यादा लिखवाइएगा 20 मिनट तक। अरे वो सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, यही सब होगा। इन ब्रीडिंग, डिप्रेशन, होमोजाइगोसिटी, यही सब लिखवाएंगे, लेकिन हम थोड़ा ऑर्डरली वे में लिखवाएंगे, आसान करके। ठीक है? पेज चिपका देंगे बस लिख के, क्या? पेज लिख के चिपका सकते हैं यहाँ पे। हाँ कर सकते हो, करो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जान लेना, साफ साफ लिखा होना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो भी कंफर्म क्वेश्चन। नहीं आया तो आया ही अभी तक, हर साल आया है, इस साल क्यों छोड़ेगा। आप अपना भाव छिलवा लीजिएगा। एक बात बता, कोई तुम कभी उल्टा लटकाए हुए? जी उल्टा लटके हुए हो तुम? उल्टा हाँ नहीं पता। नहीं पता, शायद तुम्हारा दिमाग उल्टा चल रहा है। क्या बोला? सब नीच मुड़वा का आप भाव मिलवा लीजिएगा। क्या धीरे बोलते हैं? नीच तो नॉर्मल हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं। एनिमल ब्रीडिंग दो तरह का, फर्स्ट इज इन ब्रीडिंग, सेकंड इज आउट ब्रीडिंग। फर्स्ट इज इन ब्रीडिंग, सेकंड इज आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग क्या होता है, ये बोर्ड्स का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। बोर्ड में भी करेक्टली इससे कोई ना कोई क्वेश्चन है, मतलब ये तो हम लिख के दे सकते हैं स्टैम्प पेपर पे, या तो बोर्ड या नीट में से, या तो दोनों में आ जाए। ये तो दोनों में से कम किसी एक पे तो जरूर होगा इससे कुछ। इट इज मेटिंग बिटवीन, मैं तो बोर्ड्स को भूल ही गया था। the members of same breed having common ancestor। members of same breed having common ancestor। it is mating between the members of same breed having common ancestors। कितना दिन था? तो 4 to 6 जनरेशन, मतलब 4 से 6 जनरेशन पुराना कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए एटलीस्ट, तब वैसे ब्रीडिंग को बोलते हैं इन ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या होता है भाई? इट इज मेटिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड, 5-6 जनरेशन में मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड, या फिर डिफरेंट ब्रीड भी हो तो चलेगा, सेम ब्रीड भी चलेगा। देखो यहाँ पे सेम ब्रीड है, लेकिन कितने जनरेशन था? 4 से 6 जनरेशन। में मेंबर बदल जाता है क्या? 5 से 6 के बाद नंबर नहीं बदल जाता। फिर जैसे जैसे देखो तुम्हारा रिश्तेदार लोग मेंबर होगा, मेंबर बदल जाता, मतलब कॉमन एंसेस्टर रहेगा, वो भी 5 से 6 जनरेशन। 4 से 6 जनरेशन पुराना है। हाँ मतलब देखो वही मेरे 4 कहने, से 6। सुनो मेरे कहने का मतलब सुनो, गांव में तुम्हारा रिश्तेदार होगा, लेकिन कुछ रिश्तेदार बहुत दूर का रिश्तेदार होता है। कैसे? तो तुम्हारे बाबा के बाबा के बाबा के भाई का बेटा बेटी, ऐसा होता है। और कुछ क्लोज होता है, तुम्हारे अंकल लोग हो गए, तुम्हारे चाचा लोग, या तुम्हारे बाबा के अपने भाई लोग, वो सब थोड़ा नजदीकी हो गया। तो देखो तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा 2 जनरेशन ऊपर है, तुम्हारे बाबा के भाई, मतलब कॉमन एंसेस्टर कहाँ था? तुम्हारे बाबा के पापा दोनों के लिए कॉमन थे, चाहे तुम्हारे बाबा के भाई हो या तुम्हारे बाबा के लिए, क्योंकि वो तो कॉमन है। तो 4 जनरेशन पहले का बात हुआ।
अब मान लो तुम्हारे बाबा के बाबा का बात कर रहे हैं, बाबा के बाबा, बाबा दादा के दादा। दादू ना। हाँ ये तुम्हारे पापा, ये उनके पापा मतलब तेरे लिए दादू, और उनके दादू मतलब अच्छा। एक यहाँ पे और एक और, तेरे दद्दू। हाँ दादू के दादू। अभी जरा देखो यहाँ पे कितना दूरी हो गया, इनका 1 2 3 4। तुम्हारे दादू के ये कजन होंगे, देख रहे हो, होंगे, ये तुम्हारे पापा के भी कजन लगेंगे और ये जो होगा वो तुम्हारा कजन होगा। अब तुम सोचो यहाँ पे कॉमन ये और ये रिलेटेड तो है ना, रिलेशन तो है, लेकिन कॉमन एंसेस्टर कितना जनरेशन पहले था, 1 2 3 4, पर दादा। देख रहे हो, तो ये 4 जनरेशन। अगर इन दोनों के बीच में मेटिंग होता है तो इसको बोलेंगे इन ब्रीडिंग, क्योंकि कॉमन एंसेस्टर का कितना जनरेशन पुराना है, 1 2 3 4। अब इनके भी दादू का बात करते हैं, दादू के दादू के दादू। अब देखो यहाँ पे एंसेस्ट्री कितना पुराना हो गया, एंसेस्ट्री कितना कितना साल पुराना हुआ, पहले देखिए ना, क्या कितना 607 साल, 600 1 साल के 2 700 साल 3 पहले। 4 5 6 हर जनरेशन में मान छह लो 100 कहाँ, साल तो 6 साल। 6 कहाँ, दादा के दादा बोल रहे हैं, दादा हाँ के बाबा दादा के दादा के दादा, दो ये दो तुम्हारे जनरेशन दादा, है, इस बार ये पीछे चल उनके रही दादा, है। ये उनके भी दादा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 जनरेशन पहले। हाँ 10 चले गए, 6, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 4 4 5 5 और 6। 6 ये यहाँ 7 कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। 6 दादा 7। के, अरे पर दादा के बाबा भी तो होंगे। हाँ तो देखो ना, परदादा दादा के है। पापा और उनके पापा, हाँ, और फिर 6 हुआ। पर दादा के बाबा के फिर बाबा भी तो होंगे, तब तो ना दादा होंगे, होंगे। हम अब तो लोग देखो, रीजनिंग पढ़ रहे हैं क्या? सुनो ना, अगर होंगे भी तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ तक का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इतने में बात करें तो ये 6 जनरेशन है, देख रहे हो, 1 जनरेशन, 2 3 4 5 6, मतलब इनके डिसेंडेंट्स में अगर मीटिंग होता है तो वो कैसा मीटिंग 1 कहलाएगा। 2 3 4 5 6। हम अपने आप को नहीं जोड़ेंगे। हम अपने को क्यों जोड़ेंगे, मेरे से ऊपर ना, मेरे ऊपर वाला एक जनरेशन क्या है, हम तो जनरेशन ही है, तो उसको बोलेंगे इन ब्रीडिंग। अच्छा इनके भी मान लो कोई पापा हो, गांव में ऐसा ही होता है, पूरा गांव ऐसा ही भरा हुआ होता है, पूरा गांव सब रिश्तेदारे होता है ना, हाँ, तो वो ऐसे ही आया होगा, ऐसे ही आया होगा ना, पुश्तों से रहते आते खानदान हैं हम में लोग किसी कोई गांव एक में। गांव में जाता है। हाँ पूरा खानदान ही गांव में अक्सर ऐसा होता है, सब लोग रिलेटेड ही होते हैं, कुछ बहुत दूर के कुछ नजदीक वाले। तो अगर इनके ऊपर हुए ना, उसके बाद अगर मेटिंग हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे आउट ब्रीडिंग, समझे। अच्छे से नहीं समझ रही। अगर कॉमन एंसेस्टर 4 से 6 जनरेशन पहले का होगा और तब मेटिंग हुआ तब उसको बोलेंगे इनब्रीडिंग। अगर कॉमन एंसेस्टर 6 जनरेशन से ज्यादा का होगा और उसके बाद मेटिंग हुआ तब उसको बोलेंगे आउटब्रीडिंग। अभी ठीक है, सिंपल लैंग्वेज। हाँ डिफरेंट ब्रीड भी तो यहाँ लिखे हैं। हाँ डिफरेंट ब्रीड भी चलेगा। मतलब दूसरे रिश्तेदार। हाँ सेम ब्रीड का भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन सेम ब्रीड में 4 से 6 जनरेशन से अधिक का गैप होना चाहिए। डिफरेंट ब्रीड फिर कैसे होंगे, दिखाई तो फिर से एक बार और सही से बताओ। डिफरेंट ब्रीड मतलब, डिफरेंट ब्रीड का एग्जांपल ले लो ना, डिफरेंट ब्रीड का मतलब हम एक तो जंगली कुत्ता, मतलब जो स्ट्रे डॉग है उसको ब्रीड करा रहे हैं डोबरमैन के साथ, दोनों डॉग है लेकिन ब्रीड अलग है। ह्यूमन में ऐसा नहीं होता क्या आउटब्रेड, ह्यूमन में आउटब्रेड होता है, बिल्कुल होता है, हमारे में यही तो होता इंडियन। है, कोई इंडियन ऑस्ट्रेलियन से शादी कर लिया हो गया डिफरेंट ब्रीड, सिंपल है। उसके अलावा डिफरेंट स्पीसीज भी होगा तब भी आउटब्रीडिंग बोलेंगे, जैसे म्यूल, डिफरेंट स्पीसीज का हाँ एग्जांपल। म्यूल 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 आउटब्रीडिंग से बनता है, अच्छा ठीक है। खच्चर। यहाँ तक समझ गए क्या दिक्कत है, यहाँ तक समझ गए ना। एक ही पॉइंट है। हाँ अभी तुम समझे या नहीं समझे ये बताओ, अगला पॉइंट लिखो। दिस अप्रोच where there is selection at each level
This approach where there is selection at each level increases the productivity ये नीट में पूछा हुआ था और हम गलती करके आए थे, इसलिए हमको अच्छे से याद है. Increases the productivity of inbreeding population. और ज्यादा पहले नहीं पूछा, ये 2019 में ही पूछा हुआ है. आप इतना पढ़े नहीं हैं तभी आपसे गलती हो जाता है. ये एक्चुअली इन ब्रीडिंग में नॉर्मली हर चीज घटता है, प्रोडक्टिविटी घटता है, उसका थोड़ा हाइब्रिड विगर घटता है, हर चीज घटता है. सिर्फ एक पॉइंट पता नहीं एनसीईआरटी में कहाँ छुपा के लिखा हुआ था, बाद में ढूंढने को मिल गया कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ता भी है. ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग हर लेवल पे सेलेक्ट कर रहे होते हैं. सुपीरियर मेल को सेलेक्ट किए सुपीरियर फीमेल के साथ, अब उसका जो प्रोजन हुआ उसको फिर से किसी, मान लो अगर फीमेल है तो किसी और सुपीरियर मेल से क्रॉस किए, तो क्या हो रहा है, मेल मेल जो भी सुपीरियर क्वालिटी सब एक जगह जमा हो रहा है, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ता भी है. अगला पॉइंट फिर से समझिए, नहीं समझ में. समझना सिर्फ इतना है कि हम सुपीरियर क्वालिटी, जैसे मान लो हमको डॉग का एक बहुत खतरनाक ब्रीड बनाना है, तो हम रॉट बेस्ट व्हीलर, क्वालिटी. हाँ, तो रॉट व्हीलर और डोबरमैन को क्रॉस कर देंगे. डोबरमैन थोड़ा फिट, मतलब बहुत तेज दौड़ सकता है. डोबरमैन के पास मस्कुलर स्ट्रेंथ बहुत, सॉरी रॉट व्हीलर के पास मस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा है. तो हम यही ना कोशिश करेंगे कि एक ऐसा ब्रीड बना जो तेजी में दौड़ भी सके और मस्कुलर स्ट्रेंथ भी हो, तो दोनों को क्रॉस कर देंगे. समझे? तो ये तो अलग अलग ब्रीड है, तो आउट ब्रीडिंग का एग्जांपल हो गया. बट अगर ऐसा ही कुछ सेम ब्रीड में मिल जाए तो क्या कहना, समझे? डिफरेंट फैमिली हो जाए तो पॉसिबल ही नहीं है. फिर स्पीसीज अलग होने पे तब तो इनफर्टिलिटी हो जाता है. फैमिली बदल गया तो एनिमल में कोई ऑप्शन ही नहीं है, प्लांट में कुछ कर नहीं सकते. नेक्स्ट पॉइंट, यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन एंड होमोजाइगोसिटी. यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन एंड homozygosity. Useful for development of pure line and homozygosity. Homozygosity मतलब आप सब लोग जानते हैं, प्योर लाइन का मतलब भी आप सब लोग जानते हैं. अगर सेम अलील है, मतलब कैपिटल टी हो जाए तब भी होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस, कैपिटल ए होमोजाइगस, स्मॉल ए होमोजाइगस. दोनों अलील अगर सेम है तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस. ठीक है? चलिए, आउट ब्रीडिंग अगेन बहुत सारे टाइप का होता है. पहला टाइप इसका है आउट ब्रीडिंग का टाइप, आउट क्रॉसिंग. प्योर लाइन क्या है? प्योर लाइन मतलब, प्योर लाइन का मतलब सेम कैरेक्टर, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं. जैसे देखो ये है हाइब्रिड, इसमें दो अलील का मिक्सिंग है. बट अगर हम ऐसा करें तो ये है प्योर लाइन, क्योंकि दोनों सेम कैरेक्टर है. चलिए, फर्स्ट इज आउट क्रॉसिंग. ये आउट ब्रीडिंग का टाइप है. पहला टाइप है, इट इज मेटिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम ब्रीड. It is mating between the members of same breed. मतलब तो दोनों का एक ही हुआ. प्योर सुनो वापस सुनो. हाँ, प्योर लाइन और होमोजाइगोसिटी सेम. प्योर लाइन एंड होमोजाइगोसिटी means the same. So it is mating between members of same breed but not common ancestor. Till 4 to 6 generation. Till 4 to 6 generation. और इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको आउट क्रॉस भी बोलते हैं, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आउट क्रॉस बोलते हैं. वैसे तो लिख ही चुके हैं, दोबारा लिखने को मतलब नहीं बनता. आउट क्रॉस तो बोले दी. चल रहा है क्या? किसी की तरफ से कोई आवाज आ रहा है, उसको म्यूट करो. लिखते नहीं हो. एक सेकंड हटा नहीं रहे. किसी की तरफ से आवाज आ रहा है, म्यूट कर लो.
इसको आउट ब्रीडिंग भी बोलते हैं। देखो आउट क्रॉसिंग बोल रहे हैं, आउट क्रॉसिंग को आउट ब्रीडिंग भी बोलते हैं। देखो दिखा है यहाँ, देखो आउट क्रॉसिंग, आउट ब्रीडिंग। Outbreeding is the breeding of unrelated animals which may be between individuals of same breed but having no common ancestors for 4 to 6 generation। इसको out crossing तो बोलते हैं, या outbreeding या out crossing भी बोलते हैं, या फिर different breed रहा तो cross breeding बोलेंगे। ठीक है, नीचे तो आउट दिया हुआ है, ये out crossing है। ऊपर भी तो आउट क्रॉसिंग है, 4 to 6 जनरेशन के बाद जो नए वाले में तो और कंफ्यूज कर दिया। क्या बोल रहा है? आउट ब्रीडिंग इज ब्रीडिंग बिटवीन unrelated animals which may be between individuals of same breed but having no common ancestors for 4 to 6 generation। अगर कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है 4 से 6 जनरेशन तक तो उसको हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉसिंग, और ये तब जब सेम ब्रीड में हो रहा हो। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड अप टू 4 to 6 जनरेशन। ऊपर वाला समझ आउट ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग सेम ही चीज है। आउट ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, इसमें कुछ डिफरेंस है। अभी देखो हम डिफरेंस बता देते हैं। आउट ब्रीडिंग एक हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर दो टाइप, इस हेडिंग के अंदर दो टाइप। अगर सिर्फ सेम ब्रीड का तुम बात कर रहे हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द सेम ब्रीड, तब बोलेंगे आउट क्रॉसिंग। और अगर डिफरेंट ब्रीड हो गया, क्योंकि देखो आउट ब्रीडिंग में दोनों बात है, आउट क्रॉसिंग भी है और क्रॉस ब्रीडिंग भी है, देख रहे हो। और आउट क्रॉसिंग को फिर एक्सप्लेन किया और क्रॉस ब्रीडिंग को फिर एक्सप्लेन किया। अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? डिफरेंट होगा तो क्रॉस ब्रीडिंग, हाँ, डिफरेंट ब्रीड तो क्रॉस ब्रीडिंग, सेम ब्रीड तो आउट क्रॉसिंग। ठीक है, मार्क कर लेते हैं। मार्क कर लो, हम यहाँ लिखवा भी देते हैं। इसका कोई मतलब नहीं रहा वैसे, अब ये पॉइंटलेस हो गया। ये वाला पॉइंट, चलिए आउट क्रॉसिंग हो गया। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट क्रॉस ब्रीडिंग। किसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो लिखे थे ना उसको मिटा दें। हाँ, वो भी लिखा नहीं है। क्रॉस ब्रीडिंग, it is mating between members of different breeds। स्क्रीनशॉट लेना था। एक सेकंड, ले लो। वीडियो ऑफ और करना। थोड़ा नीचे। ले लिए। ले लिए, चलो। आउट, अब सुनो, आउट क्रॉसिंग से भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, इससे भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। कैन ऑल्सो कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है ना? तो एक चीज यहां भी लिखो, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग causes inbreeding depression। कंटीन्यूअस इनब्रीडिंग एक्चुअली होता है क्या वो देखो, अभी जो अगला पॉइंट लिखेंगे उससे से समझ में आ जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग के लिए बोल रहे हैं, इट की जगह लिख सकते हैं ऐसे, इनब्रीडिंग exposes harmful recessive genes inbreeding exposes harmful recessive genes
that are eliminated by natural selection, that are eliminated by natural selection, that are eliminated by natural selection. इनब्रीडिंग क्या होता है, उससे एक्सपोज जाता है रिसेसिव जीन। जैसे मान लो आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी था। देखो आप जब सेम क्रॉस करोगे, इनब्रीडिंग नहीं कर रहे हो, तो आपके पास क्या बन के आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो यहाँ पे ना तो डॉर्फनेस दिख रहा था और ना ही यहाँ दिख रहा था, लेकिन देखो इनब्रीडिंग करने के बाद दिख गया, देख रहे हो। तो यही है, रिसेसिव जीन एक्सपोज हो गया। यहाँ पे भी रिसेसिव जीन था, यहाँ भी था, लेकिन एक्सपोज नहीं था, छुपा हुआ था, जबकि यहाँ पे अब भी एक्सपोज हो गया। ठीक है, इनब्रीडिंग के बाद एक्सपोज हो गया, इनब्रीडिंग के बाद एक्सपोज हो गया, दैट्स इट। हार्मफुल है। हाँ, हार्मफुल भी, बहुत हार्मफुल। उससे बचाने के लिए, हाँ, उससे बचाने के लिए जब भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो तो एक बार क्रॉस ब्रीडिंग आउटब्रीड करा दीजिए। आउटब्रीड होते ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन 1 से 2 जनरेशन में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी 2018 में पूछा था और गलती की थी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन। एग्जाम्पल देख के उसको समझाई ना। It also helps in accumulation of superior genes and elimination of less desirable genes. And elimination of less desirable genes. ठीक है, इतना लिखो। उसको समझाने वाला सारा काम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम भी एंड हो रहा है, बस 5 मिनट है। पूरा समझिएगा फिर से। हाँ, फिर से रीड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर कोई पॉइंट नहीं, ना इधर कोई पॉइंट नहीं, हो गया डिफरेंशिएट खत्म। हाँ। 5th पॉइंट जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन ही ना है, उसी का डिप्रेशन।